राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग यूपी पीजीटी 2005 का पेपर देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है यूपी पीजीटी 2009 का पेपर, और ये भी 3 पार्ट में रहेगा, 125 प्रश्न। तो देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें। तो पहला प्रश्न पूछा है संस्कृत साहित्य से, क्या है कि निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। कालिदास की कौन सी रचना है पूछ रहा है। उत्तर रामचरित है कि मृच्छकटिकम है कि मालविकाग्निमित्रम है कि मुद्रा राक्षस है। तो उत्तर रामचरित में तो भवभूत की रचना है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की है, मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचना हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा सही हम लोग का तीसरा। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ये विशाख दत्त की रचना है। रचना क्रम के अनुसार मालविकाग्निमित्र कालिदास का पहला नाटक है। कालिदास का ये पहला नाटक है मालविकाग्निमित्र। इसमें 5 अंकों में ये ध्यान रखना है कि 5 अंक है इसमें। राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। उत्तर रामचरित भवभूत का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। तो भवभूत जो है 3 नाटक लिखे हैं, महावीर चरित और मालती माधव और उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित इनका बहुत प्रसिद्ध रहा है और ये जो है करुड़ रस प्रधान रचना है। फिर है मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है, और मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, लाक्षणिक जो है इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, लाक्षणिक पदावली इसी से पकड़ में आ जाएगा। तो छायावाद है कि प्रगतिवाद है कि प्रयोगवाद है कि इनमें से कोई नहीं है। तो छायावाद की विशेषता है कि चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छायावादी कविता की विशेषताओं में छायावादी स्वानुभूति की विवृत्ति रहती है। प्रकृति सुंदरी का स्वतंत्र एवं सजीव चित्रण मिलता है, इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन मिलता है। और शैली में ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता एवं उपचार वक्रता है। युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है महादेव वर्मा में। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली पाई जाती है। छायावादी काव्य कोमलकांत पदावली का काव्य है, ये भी ध्यान रखना है कि कोमलकांत पदावली का काव्य है छायावादी काव्य। फिर है तीसरा प्रश्न, यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। नई कविता का है कि प्रगतिवाद का है कि समांतर कविता का है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रगतिवाद है इस पे मार्क्सवाद का बहुत भाव है, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद भी कहा जाता है प्रगतिवाद को। तो इसी का आधार है। अब देखिए प्रगतिवादी काव्य शोषण के विरोध करता है। प्रगतिवादी का वह क्या है, शोषण का विरोध करता है। उसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का अंत करेंगे। शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना एवं द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवादी काव्यधारा के आधार है। इसमें त्रिलोचन आते हैं और नागार्जुन आ जाएंगे, केदारनाथ अग्रवाल आ जाएंगे, शिवमंगल सिंह सुमन आ जाएंगे, ये सब प्रगतिवादी कवि रहे हैं। फिर देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है। इसमें पूछ रहा है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रयोगवाद है इसमें घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है, ये ध्यान रखना है। प्रयोगवाद आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को अधिक प्रकट करता है। यह कवियों की मानसिकता के पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। तो ये प्रयोगवाद जब शुरू होता है 1943 में तारसप्तक का प्रकाशन होता है। उस समय क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था। 1939 से शुरू हुआ और वो चल रहा था, उसी का प्रभाव इस पर भी है। फिर देखिए बौद्धिकता, भोगवाद एवं वासना, क्षणवादिता, इस क्षणवादिता भी बहुत महत्वपूर्ण है इनका। ये प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है क्षणवादिता। प्रेरणानुभूति, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियां हैं, तो इनको ध्यान रखना है सब। बौद्धिकता भी है, क्षणवादिता भी है। फिर देखिए अब 5 नंबर प्रश्न क्या है। इसमें पूछ रहा है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो भुक्तिवाद या भोगवाद ये किसका है, भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। तो ये भुक्तिवाद या भोगवाद जो है ये भट्टनायक का है। भट्टलोलट का जो है उत्पत्तिवाद है या आरोपवाद, और श्री शंकुक का अनुमितिवाद है, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है।
देखिए यहाँ पे भट्ट नायक रस निष्पत्ति के प्रश्न पर सामाजिक पक्ष से विचार करते हैं। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति मानते हुए इनका कहना है कि रस की न उत्पत्ति होती है, न अनुमति, न अभिव्यक्ति, वरन भुक्ति होती है। रस के संबंध में भुक्तिवाद के भट्ट नायक, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है बहुत। भुक्तिवाद के भट्ट नायक उपचित, देखिए यहाँ पे उपचितिवाद या उत्पत्तिवाद, तो ज़्यादा यही पूछता है, उत्पत्तिवाद पूछता है, कि भट्ट लोलट अनुमितिवाद के श्री शंकु एवं अभिव्यंजनावाद के अभिनवगुप्त प्रतिपादक आचार्य हैं। अब देखिए यहाँ पे छठवां नंबर क्या है। छठवां नंबर है, पूछ रहा है कि कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। दो शब्द होते हैं, कृतज्ञ होता है और कृतज्ञ होता है। तो कृतज्ञ का मतलब क्या होगा? जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कृतज्ञ कहा जाता है। तो दूसरा हो जाएगा सही। और फिर 7 नंबर प्रश्न क्या है? पूछ रहा है कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। तो प्राचीन आदर्शों के अनुसार जो चलेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको गतानुगतिक कहा जाएगा। ध्यान रखना है, गतानुगतिक मतलब प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। भावों की अभिव्यक्ति में विचारों से ओतप्रोत जितने ही कम शब्दों का प्रयोग किया जाता उतना ही उनका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। इस कथन की इतनी सच्चाई है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निर्माण ही इस बात को ध्यान रखते हुए हुआ। गतानुगतिक एक शब्द का सही अर्थ प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला या बिना सोच विचार के अंधवत अनुकरण करने वाला है। फिर देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। तो तीसरा इसमें सही हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना। मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। मुहावरों में कम से कम 2 शब्द होते हैं, प्रायः एक विशेषण और एक संज्ञा। आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या और भड़काना। अब 9 नंबर प्रश्न क्या है? कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालना मतलब होता है बदनाम करना। अब देखिए 10 नंबर, आवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर खपाना या सिर खाना या सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो सिर खाना मतलब होता है कि अवांछित संवाद, कोई ज़्यादा बोलता है तो बोलते हैं लोग ना कि ज़्यादा सिर मत खाओ, तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा अवांछित संवाद मत करो। सिर खपाना होता है दूसरा चीज़ होता है ये। फिर देखिए अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना। सिर खपाना मुहावरे का सही अर्थ है सोच विचार करना। सिर खपाना मतलब सोच विचार करना। फिर 11 नंबर क्या है? इसमें पूछ रहा है सब शक्ति कि मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी सब शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कठिन यही होता है, अगर पंक्ति याद है आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है इसमें क्या है, क्योंकि व्यंजना में लक्षणा में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना है इसमें क्या है, व्यंजना सब शक्ति है। व्यंजना तो समझ में आ ही जाता है थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर पंक्तियों में समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी सब शक्ति होगी। अब देखिए अभिधा एवं लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली सब शक्ति को व्यंजना कहते हैं। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अलंकार का बोध कराए वहाँ अलंकार व्यंजना होती है। जैसे मनः उमग अंग अंग छवि छलकै, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना सौंदर्य है, अतः इसे अलंकार व्यंजना कहेंगे। इस तुलसीकृत पंक्ति में व्यंजना सब शक्ति है, तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें व्यंजना सब शक्ति है। फिर है 12 नंबर, नैन नचाए कही मुस्काए लला। यहाँ पे लला रहेगा, लता नहीं रहेगा, गलत लिखा है। लला फिर आइयो खेलन होली या होली। पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर, ठाकुर। तो ये पद्माकर की पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की होली विषयक प्रसिद्ध सवैया है। सवैया का मतलब कि 22 से अगर 26 वर्ण रहेंगे तो सवैया उसको कहा जाएगा।
पद्माकर की रचनाएं निम्न हैं: हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रताप सिंह वीरदावली। यहाँ पे प्रताप शाह भी नहीं है, प्रताप सिंह है, तो हिम्मत बहादुर वीरदावली हो गया, फिर प्रताप सिंह वीरदावली हो गया। कली 25वीं रचना है इनकी। जगत विनोद है, पद्माभरण है, प्रबोध 50 है। फिर है सेनापति की रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर, ये इनका बहुत प्रसिद्ध है। घनानंद की रचनाएं हैं पदावली नाम से इनकी रचना है। वियोगवेली है, सुजानहित है, सुजानहित प्रबंध है। प्रीति पावस है, कृपाकंद निबंध है, यमुनायस है, प्रकीर्णक छंद है। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो घनानंद बोधा, आलम ठाकुर द्विजदेव, ये सब रीति मुक्त कवि हैं। फिर 13 नंबर प्रश्न क्या है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस सब शक्ति से ग्रहण होगा। 2 पूछ दिया सब शक्ति से, एक ऊपर पूछा था एक यहाँ पे, अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। तो हम लोग छायावाद की विशेषता पढ़े हैं कि लाक्षणिकता उसमें पाई जाती है, तो ये पंक्ति जो है छायावाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, तो इसमें लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति में चंद्र तथा मुख केस की वेड़ी एवं जंजीर दोनों के बीच गुण साम्य है। मुख मतलब विषय प्रस्तुत को अप्रस्तुत विधु ने निगीर्ण मतलब निगल कर रखा है, तथा काली जंजीर अप्रस्तुत ने वेड़ियों को। यह स्थिति इसलिए की गई है ताकि वेड़ियों मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता चित्रित की जा सके। प्रसाद की प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ लक्षणा सब शक्ति से ग्रहण होगा। फिर देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं मम्मट, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, वामन। तो ये विश्वनाथ की पंक्ति है। साहित्य दर्पण इनकी रचना है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने काव्य को वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस प्रकार परिभाषित किया। आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इस प्रकार की है। वामन ने काव्यम ग्रहमलंकारात सौंदर्यमलंकारा, ये दोनों इनका महत्वपूर्ण है। काव्यम ग्रहमलंकारात और सौंदर्यमलंकारा, ये वामन की परिभाषाएं हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इस प्रकार से काव्य स्वरूप का विवेचन किया है। तो इन परिभाषाएं सबकी महत्वपूर्ण है, याद रखना है सबको। फिर है 15 नंबर प्रश्न। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति, विभावना। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। जब हम लोग उपमा का अगर उल्टा हो जाता है तो उसको प्रतीप बोलते हैं ना, तो वही वाला हो जाएगा। यहाँ पे प्रतीप है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, तो उपमा के विपरीत हो जाएगा तो उसको प्रतीप बोल दिया जाएगा। उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसिद्ध उपमेय राम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया है। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो। तो विशेषोक्ति और विभावना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए निराला की बादल राग कविता का संबंध है, और ये प्रश्न थोड़ा विवादित है क्योंकि शिल्पी में पढ़ेंगे तो उसमें आंसर कुछ दूसरा दिया है, लेकिन इसका असली आंसर जो है देखा जाए क्या इसमें पूछा है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है, तो निराला जी की एक रचना है बादल राग, तो उसका संबंध किससे है। छायावादी सौंदर्य से है कि प्रगतिवादी चेतना से है कि प्रयोगवादी चेतना से है कि प्रकृति के सौंदर्य से है। तो ये कविता जो है इसमें प्रकृति के बारे में तो है, लेकिन इसमें प्रगतिवादी चेतना ज़्यादा है। ये इसमें प्रगतिवादी चेतना कहीं कहीं इसमें इसको भी दे देता है प्रकृति के सौंदर्य से, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य से मतलब नहीं है। बादल राग कविता लिखे हैं तो उसमें बादल को विप्लव के वीर कहे हैं ये, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रगतिवादी चेतना है उसमें, तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें। निराला की बादल राग कविता यहाँ पे पढ़ेंगे अगर तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई मतलब है नहीं, तो दूसरा ध्यान रखना है कि इसमें सही हो जाएगा। इनकी रचनाएं देख लिया जाए। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है। राम की शक्ति पूजा है इनकी 1936। जूही की कली इनकी पहली कविता है 1916 में। संध्या सुंदरी, स्नेह निर्जर बह गया, बादल राग इनकी छायावादी रचना है। अब इनकी छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब हैं। अब देखिए 17 नंबर। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से। तो ये प्रगतिवादी दृष्टि से है। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है जो, तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन
और उसके आगे की जो कविताएं हैं, कुछ कविताएं इनकी जो है प्रगतिवादी दृष्टि में आ जाएंगी, तो उसमें ग्राम्य भी आती है। सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य कृति की भाषा, शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। यह पंत की मुक्तक रचना है। ग्राम्य ग्रामीण परिवेश के जनजीवन से संबद्ध रचना है, तो ग्रामीण जीवन से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सही होगा ज़्यादा प्रगतिवादी दृष्टि से। इनकी अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है ना। वाड़ी, लोकायतन, ये लोकायतन इनका महाकाव्य है। चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। पतझर एक भावक्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब फिर देखिए 18 नंबर, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। तो वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना ये प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। तो इसको ग्रामीण कृषि संस्कृति का इसको महाकाव्य कहा जाता है गोदान को। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है या कथा सम्राट कहा जाता है। उन्होंने सामयिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार बनाने के बावजूद जीवन की सहज सामान्य धारा को उचित महत्व दिया है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। इसमें जालपा एक पात्र रहती है, तो इसमें स्त्रियों के आभूषण प्रेम को दिखाया गया है कि उससे कितनी समस्याएं आ सकती हैं, उसके दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। तो निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। निर्मला में अनमेल विवाह है। प्रेमाश्रम गोसाई अहमद उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है प्रेमाश्रम जो है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास रहस्य को पहला उपन्यास माना है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है? करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे, तो ये पंक्ति जो है उन्हीं की हो जाएगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? दया सिंह उपाध्याय हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है ये। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं निम्न हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत। इसमें 12 सर्ग हैं, ध्यान रखना है। 1931 इसका समय भी है। यशोधरा 32 में है, ये चंपू काव्य है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य इनकी रचनाएं जो हैं काव्य मंजूषा नाम से रचना किए हैं, सुमन नाम से, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। अब फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृडमयी, बापू, नोआखली, ये सब इनकी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। फिर देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो अंधा युग जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है जो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। अंधा युग में 5 अंक हैं, तो ध्यान रखना है इसमें कितने अंक हैं? 5। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य,
गांधारी का साप और एक क्रमिक आत्महत्या सबसे अंत में है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कोणार्क शारदिया पहला राजा दशरथ नंदन रघुकुल रीति ये सब जगदीश चंद्र माथुर। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन और ये सब मोहन राकेश की रचना है। 3 इनका नाटक है, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। अंधी गली ये लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक है। फिर देखिए 22 नंबर, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो ये तीनों तो है। ये रक्त कमल जो है लक्ष्मीनारायण लाल की रचना है। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनके नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं तीनों। उनके नाटकों के नाम हैं आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 ईस्वी, इसमें कालिदास के बारे में लिखे हैं। कालिदास, मल्लिका, विलोम ये सब पात्र हैं इसके। लहरों के राजहंस, इसमें नंद और सुंदरी के बारे में है। लहरों के राजहंस ये, तथा आधे अधूरे जो है इसमें सावित्री पात्र रहती है। तो आधुनिक जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है आधे अधूरे में। फिर है हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे स्टोरी दिया है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबद्ध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मीनारायण लाल बहुत नाटक लिखे हैं। अब यहाँ पे दिया है सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुर्स से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर है रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम की आत्मकथा है, सीधे ये तो मिल जाएगा। फिर आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी है इसमें, तो विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। फिर कलम का सिपाही ये भी जीवनी है, इनकी है प्रेमचंद जी की जीवनी है, तो ये अमृत राय हो जाएगा। तो ऐसे इसका मिलान हो जाएगा, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये सब इनकी रचनाएं हैं। 10 द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। और प्रवासी की डायरी, ये डायरी विधा होगी इनकी। फिर देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एवं रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथाएँ, तो ये सब इनकी हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं 4 खंड में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और ये 10 द्वार से सोपान तक, ये नहीं है प्रवासी की डायरी। फिर ये रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम की है आत्मकथा, ध्यान रखना है। आवारा मसीहा बंगाल भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी, तो इनकी जीवनी है। 1974 विष्णु प्रभाकर एवं कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। 1964 में अमृत राय के द्वारा लिखी गई ये है रचना। फिर है 24 नंबर, इसमें मिलान ही करना है। तो अरि ओ करुणा प्रभा में ये अज्ञेय की रचना है। धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है, ये गिरजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध। तो देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद, हीरानंद वास्यायन अज्ञेय की काव्य कृतियाँ हैं। यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार पे इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। कितनी नाव में कितनी बार पे इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है। सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, ये सब इनकी रचनाएं हैं अज्ञेय जी की। 3 उपन्यास लिखे हैं। और उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र इनके 3 उपन्यास जो हैं याद नहीं आ रहा है क्या है, अपने अपने अजनबी है, और नदी के दीप है एक, और शेखर एक जीवनी है। फिर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की कमल के फूल, ये ध्यान रखना है, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। वाड़ी की दीनता और टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, ये इनकी प्रसिद्ध कविता रही है। फिर चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, कालजयी, गिरजा कुमार माथुर की। अब फिर ये इनकी गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की थी ऊपर। फिर गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब इनकी रचनाएं हैं मुक्तिबोध की। फिर है 25 नंबर, इसमें मिलान करना है।
तो मानस का हंस उपन्यास है, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और इसको लिखे हैं अमृतलाल नागर, ये हो जाएंगे। फिर झूठा सच ये यशपाल जी की रचना है, ये विभाजन पे लिखा गया है, तो ये यशपाल हो जाएंगे। फिर है टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। फिर मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, भूले बुसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई। फिर अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल और शतरंज के मोहरे। यशपाल के पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच। राजकमल चौधरी के मरी हुई मछली, ताश के पत्तों का शहर एवं नदी बहती थी, ये सब उपन्यास हैं। फिर 26 नंबर क्या है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुत। तो भारत हरण जो है इनकी रचना नहीं है, भारतेंदु जी की रचना नहीं है। आलोच्य युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने अनुदित और मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो विद्या सुंदर जो है अनुदित है इनका 1868 ईस्वी, संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतर है ये विद्या सुंदर। फिर रत्नावली है 1868, संस्कृत से अनुवाद है ये भी। पाखंड विडम्बन है 1872 ईस्वी, कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। फिर भारत जननी है, मुद्रा राक्षस है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुती 1873 ये प्रहसन है। फिर सत्य हरिचंद्र 1875, श्री चंद्रावली है 1876 ये नाटिका है। विशस्य स्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी 1881 ये प्रहसन है। सती प्रताप है 1883 में गीत रूपक है। प्रेम योगिनी, भारत हरण देवकीनंद त्रिपाठी का नाटक है, तो ध्यान रखना है सब। अब देखिए 27 नंबर है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये आंसू से पंक्ति है। तो आंसू कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसाद के आंसू काव्य से ली गई हैं। प्रसाद की अन्य रचना निम्न है। उर्वशी है, उर्वशी दिनकर जी की भी रचना है, लेकिन उर्वशी चंपू अगर कहेगा तो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, गीति नाट्य है इनका। महाराणा का महत्व, झरना 1918 में है, आंसू 25 में है, लहर 33 में है, कामायनी 35 में है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। महादेव वर्मा की कृतियां हैं रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और यामा। फिर यहाँ पे देखिए निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत जो है सभी गीतों का संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, यहाँ पे गीतिका है। ये फिर तुलसीदास भी इनकी रचना है। राम की शक्ति पूजा भी है। अब देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। तो दीप शिखा जो है महादेव वर्मा की रचना है। कानन कुसुम 1913, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमाश्रम 1909, प्रेमाश्रय है। प्रेम पथिक, करुणालय 1913 में है, झरना 1918 में है, आंसू 1925 है, लहर 1933 है, कामायनी 1935 है। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं। दीप शिखा महादेवी की कृति है। महादेवी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और यामा। 29 नंबर क्या है? नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? जयशंकर प्रसाद की सब कहानियाँ हैं आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। तो पुरस्कार कहानी की पात्र है मधुलिका, और मधुलिका नाम से रचना किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। जयशंकर प्रसाद की उल्लेखनीय कहानियाँ हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, यहाँ पे बुधुआ है, मधुआ भी है, हाँ मधुआ ही है, ठीक, बुधुआ नहीं है, मधुआ है, देवरथ है, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आधी, सालवती आदि। इसमें मिस प्रिंट बहुत है, इसमें ध्यान से इसको पढ़ना रहता है। शिल्पी में बहुत गलत भी लिखा रहता है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि सही लिखा है कि नहीं। आकाशदीप की चंपा, ये आकाशदीप जो है कहानी की पात्र है चंपा और बुद्धगुप्त। देवरथ जो है सुमाता कहानी की पात्र है। पुरस्कार की मधुलिका है। ये प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि हैं।
फिर 30 नंबर है यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं। नागार्जुन भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, लेकिन ये यायावर के रूप में नहीं जाने जाते हैं, राहुल संकीर्तन जाने जाते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल संकीर्तन को प्रसिद्धि मिली, जिनके यात्रा साहित्य निम्नलिखित हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। तो घुमक्कड़ त्रयी में 3 लोग आते हैं, नागार्जुन, अज्ञे और राहुल संकीर्तन जी। फिर देखिए 31 नंबर क्या है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत। तो इनका जो है शुद्धाद्वैत दर्शन है, और द्वैत दर्शन जो है मध्वाचार्य का है, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का है। ठीक, अब देखिए श्रीमद् वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन एवं निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत दर्शन है। अब देखिए 32 नंबर, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ये शंकराचार्य जो है, इनको ध्यान रखना, इनको प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे। अष्टाप में वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे और इनके पुत्र थे, उनके भी 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है पूछ रहा है। कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास। तो सूरदास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, कुंभन दास भी हैं और कृष्णदास दास एक हैं, वो भी हैं। चतुर्भुज दास जो हैं ये नहीं है शिष्य इनके वल्लभाचार्य के। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, लेकिन ध्यान रखना है इसमें थोड़ा गलत दिया है। इसमें देखिए, इसमें शायद 1 नंबर दे दिया है, कुंभन दास को दे दिया है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टिमार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उनका जिन भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टाप के कवि कहा जाता है, किंतु जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी वे अष्टाप के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, 4 इनके थे, 4 और वल्लभाचार्य के थे। तो इनके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे? कुंभन दास, ये सबसे बड़े थे। सूरदास, ये सबसे प्रसिद्ध हैं अष्टापियों में। परमानंद दास, वात्सल्य रस में सूरदास के बाद इन्हीं का नाम आता है, परमानंद दास का। वात्सल्य रस में जो लिखे हैं कविताएं, तो सूरदास सबसे पहले आते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट तो है ही, उसके बाद परमानंद दास का नाम ही आता है। कृष्णदास जो थे ये शूद्र थे। अन्य 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। गोविंद स्वामी ये अष्टापियों में पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा थे। नंददास जो है ये प्रसिद्धि में सूरदास के बाद आते हैं, नंददास। फिर छित स्वामी हैं और चतुर्भुज दास उसके बाद आते हैं। ठीक, तो चतुर्भुज दास जो है ये कुंभन दास के पुत्र थे, ये भी ध्यान रखना है। पिता पुत्र का संबंध किसमें था? तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास में। अब देखिए बिहारी कवि हैं, रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो बिहारी जो है इनकी रचना है बिहारी ससई, एक ही रचना की और प्रसिद्ध हो गए, तो इनकी रचना है बिहारी ससई नाम से है। और ये रीति सिद्ध कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि में वृंद भी आते हैं, सेनापति भी आते हैं, बिहारी भी आते हैं, ध्यान रखना है इनको। रीति मुक्त में बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव। अब देखिए रीतिकालीन काव्य धाराओं को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है। रीतिबद्ध, इस धारा में कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है। जैसे केशव दास हो गए, ये रीतिबद्ध में आएंगे। ये सब आचार्य थे, पद्माकर, मतिराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। रीति सिद्ध में कौन कौन आएंगे? इसमें वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते हैं। बिहारी ऐसे कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा क्या है? इस रचना के कवि लक्षण उदाहरण का न तो पद्धति अपनाते हैं और न उनका ध्यान रखते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं। अब 34 नंबर क्या है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी हिंदी पत्रिका थी और इसका समय क्या 1877 है, ध्यान रखना है इसको। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, यहाँ पे नीचे दिया होगा। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी इलाहाबाद से प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट की मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी, यहाँ उसमें शिल्पी में 33 दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, 1883 ईस्वी है।
कानपुर से प्रकाशित पंडित प्रताप नारायण मिश्र की मासिक पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी मिर्जापुर से प्रकाशित मासिक पत्रिका है और इसके संपादक प्रेमघन थे आनंद कादम्बिनी के। फिर 35 नंबर है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ सन 1903 में, सन 1900 में, सन 1930 में या सन 1868 में। तो सन 1900 में प्रकाशन इसका प्रारंभ होता है सरस्वती पत्रिका का। यहाँ से द्विवेदी युग शुरू हो जाता है, जहाँ से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। चिंतामणि घोष ये संस्थापक संपादक थे इसके, चिंतामणि घोष, और सरस्वती के प्रकाशक थे। प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से होता था, बाद में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से होने लगा। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला था। प्रारंभ में सरस्वती के संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी थे। फिर देखिए 36 नंबर, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, निदर्शना है कि व्यतिरेक है कि समासोक्ति है कि अर्थांतरन्यास है। तो इसमें व्यतिरेक है। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। ध्यान रखना है बस इतना कि उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता, दोनों में से कोई रहेगा, अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। प्रस्तुत छंद में व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ पदार्थों या वाक्यार्थों का अनुपद्यमान संबंध उपमान की कल्पना कर लेता है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। वस्तु में संबंध का अभाव रहने पर भी उसके संबंध की कल्पना करते हुए उपमान एवं उपमेय का कथन करना निदर्शना है। जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ निकलता तो है, पर कवि वाच्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ सामान्य कथन का विशेष से विशेष, यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ सामान्य कथन का विशेष या कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सब इसमें अलंकार दे दिया है, कैसे किसमें क्या है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार हैं। धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमेल, प्रेमचंद। तो धर्मवीर हैं डॉक्टर धर्मवीर, ये दलित लेखक हैं। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी रचनाकार धर्मवीर। यहाँ पे गलत दिया है शिल्पी में, देखिए यहाँ पे धर्मवीर भारती दे दिया है, तो डॉक्टर धर्मवीर हैं, ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये ध्यान रखना है, भारती नहीं होंगे यहाँ पे। मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा और तेंदुआ नाम से लिखे हैं। योर्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा है, योर्स फेथफुली है। फिर गुफाएं नाम से है, संतोला नाम से है, सब नाटक है इनके। मरजीवा। फिर देखिए 38 नंबर क्या है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। तो शंकुक का अनुमितिवाद है, हम लोग पढ़े हैं शुरू में। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट हैं, उनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं, उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है, इसलिए उनके मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक हैं, उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त हैं, उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। फिर देखिए ये कितना नंबर था, अब देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, या भूतकालिक रूप में, या आज्ञार्थक रूप में। तो आज्ञार्थक रूप में परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया के 4 प्रकार माने जाते हैं, निश्चयार्थक प्रकार, संदेहार्थक प्रकार, संभावनार्थक प्रकार और विंध्यार्थक प्रकार। जब क्रिया के रूप में से आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो उसे विध्यार्थक प्रकार कहते हैं। इसके दोनों लिंगों में रूप बराबर होता है। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है कि आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। फिर 40 नंबर है, देखिए ये पूछ रहा है कि भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का है कि केशवदास का है कि विद्यापति का है कि जायसी का है? तो ये केशवदास की पंक्ति है कि भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास। केशवदास की रचनाएं निम्न हैं, इनकी रचना है रामचंद्रिका और कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया अलंकार संबंधी, रसिक प्रिया रस संबंधी, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, यहाँ पे गलत लिखा है विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली,
दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इनका ज्योतिष ग्रंथ है। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता का रचनाएं हैं। फिर देखिए 41 नंबर है, जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार हैं, तो ये भट्ट केदार की रचना है। भट्ट केदार के जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य में महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। नल सिंह के विजयपाल रासो, जगनी के परमाल रासो, मधुकर कवि की जयमयंक जयचंद्रिका रचनाएं हैं। ये आदिकालीन रासो काव्य हैं। 42 नंबर क्या है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 विक्रम संवत तक, और यही सही हो जाएगा, पहला वाला ही 42 नंबर। ठीक, कहाँ गया 42 नंबर, हाँ इसका पहला वाला सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने साहित्य के इतिहास में विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सहित प्रस्तुत किया है। उन्होंने इतिहास के 8 प्रकरण इस प्रकार किए हैं। पूर्वारंभिक काल संवत 700 से 1343, उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444, पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1690, पूर्वालंकृत काल संवत 1691 से 1789, और अज्ञात काल है इनका प्राय उत्तर काल एवं परिवर्तन काल के पूर्व, और उसके बाद परिवर्तन काल है 1890 से 1925 विक्रम। ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। फिर 43 नंबर है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की, तुलसीदास की। तो माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति जो है विद्यापति की है। फिर 44 नंबर प्रश्न क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। तो ये जो हो जाएगा इसका उत्तर कोणार्क हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया। कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1950, पहला राजा 1969 तथा दशरथ नंदन 1974 उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी विशु और महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा प्रभुता संपन्न शासक एवं गरीबी शिल्पी की संघर्ष गाथा है। शिल्पी अपनी कला उस आतंकी महामंत्री चालुक्य के हाथ सौंपना नहीं चाहता और संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। उसके बाद 45 नंबर है, लास्ट प्रश्न है आज का। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाद में कल। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, अजय प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी तो सरपा को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न, ये यहाँ पे पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन किसको माना है यहाँ पे दिया है। तो ये हो गया हम लोग का 45 नंबर तक। अब देखा जाएगा बाद में 45 से आगे समय मिलेगा तो। ठीक, आप सबको